I hope you guys are doing great. Last standard SAE 3420. Let's get started. Last one. In your modules, go to page number 11.17. SAE 3420. Assurance engagements to report on compilation of a pro forma financial statement. एक word आएगा that is called as pro forma financial statements which are included in prospectus. अब देखिए ये स्टैंडर्ड ना पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, रादर ऐसे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाने के बजाय आईसीआई प्रेफर करता था एक गाइडेंस नोट बनाया कि भाई प्रोस्पेक्टस रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट्स देने का है, एक गाइडेंस नोट है उसको रेफर कर लो सीधा. मतलब दैट वाज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म. गाइडेंस नोट का ही रेफरेंस हमारे रिपोर्ट्स के अंदर आता था एंड ऑब्वियसली वो गाइडेंस नोट्स भी इन लाइन थे विद आवर अदर यू कैन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल. बट अब एक स्पेसिफिक केस के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बना दिया है एंड जनरली ऐसा होता है गाइडेंस नोट में क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं अनलेस अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस तब तक ये गाइडेंस नोट रेलेवेंट रहेगा. जब एक स्टैंडर्ड एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा उसके ऊपर और वंस इट इज मेड एप्लीकेबल तो गाइडेंस नोट का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा. सबसे पहले व्हाट इज द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो समझने का ट्राई करना पड़ेगा, फिर देखेंगे 3420 क्या बोलता है. देखिए when we talk about a offer document that is let's say prospectus, अब इंपॉर्टेंट क्या है, हम हमारे यूजर्स को ये हर एक कंट्री में रेगुलेटर का थॉट प्रोसेस होता है कि भाई आपने अकाउंटिंग जो आपके कंट्री में करना होगा वो आपके रेलेवेंट गैप के हिसाब से किया होगा. अब ऑब्वियसली कुछ कंपनीज के लिए पहले अगर आप मुझे पूछेंगे बिफोर लिस्टिंग लेट्स से इंड एस रेलेवेंट ही नहीं होगा. अगर आप पुराने टाइम पे देखेंगे स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस इन स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट आइडियली तो उनके लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता था, तो आप एएस के हिसाब से नॉर्मल अपना काउंटिंग कर रहे हैं. बट व्हेन यू बिकम अ लिस्टेड एंटिटी ऑल टुगेदर आपके लिए कंपलसरी हो जाता है इंड एस को कंप्लाई करना. तो नॉर्मली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट भी करना होता है. नॉर्मली एक 3 साल का प्रैक्टिस होता है. आप जब आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो 3 साल होते हैं रेलेवेंट उनके रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है. ऑब्वियसली इसमें जब आप कंपाइलेशन वगैरह में हेल्प करेंगे तो आपके लिए एसआरएस एप्लीकेबल हो जाएगा. क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? एसआरएस. बट वो सिर्फ कंपाइलेशन वाला काम हो गया. इस बार आप कंपाइलेशन नहीं, वो कंपाइलेशन का अश्योरेंस रिपोर्ट बना के देने वाले हैं. यू आर गोइंग टू एक्ट एज अ ऑडिटर, यू आर गोइंग टू एक्ट एज अ एग्जामिनर. सिर्फ कंपाइलेशन में अब रिव्यू या ऑडिट बिल्कुल नहीं करते थे. यू आर एक्टिंग एज अ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्ट विद द कंपनी. यू आर एक्टिंग एज अ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्ट विद द कंपनी. अब कंपनी के साइड से मिलकर काम कर रहे थे, इधर आप ऑपोजिट साइड में जहां पर आप ऑडिट करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिपोर्ट बना के देंगे. तो देखो नॉर्मली सीधे शब्दों में प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जो नॉर्मली एक रेगुलेटर बोलता है अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो. क्या लेके आ रहे हो? थैंक यू सर. आप अगर एक ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो, लेट्स से प्रोस्पेक्टस लेके आ रहे हो, उसमें हम चाहते हैं नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ में एक प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड किया जाए. जिसका मतलब क्या है सुनिए. लेट्स से देयर आर सर्टेन सब्सिक्वेंट इवेंट्स. अब वो इवेंट्स का इफेक्ट आपने एज ऑन 31 मार्च कंसीडर नहीं किया. लेट्स से AS/इंडेस का रिक्वायरमेंट भी नहीं था, उन्होंने बोला था डिस्क्लोजर देके छोड़ दीजिए, पर ये इवेंट आपके पीरियड एंड डेट के बाद में होता है एंड दीज इवेंट्स आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स. एंड इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं. वो बोलते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक नए एंटिटी में, नए बिजनेस के अंदर सिग्निफिकेंट स्टेक परचेज किया होगा. अब लेट्स से आपने जो स्टेक परचेज किया होगा उसके लिए आपका जो परचेज कंसिडरेशन है उसका पेमेंट आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से पे करने वाले हैं या नया पैसा रेज करने वाले लोन्स के थ्रू, लेट्स से लोन लेकर के पैसा लेंगे जिसको परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए यूज करेंगे, या नया सब्सिडरी खरीदते वक्त आपने कोई गुडविल का पेमेंट वगैरह किया होगा. मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे 31 मार्च के बाद में कोई एक इवेंट हुआ है जो वैसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स नहीं आए हैं. बट थिंक अबाउट यूजर्स. एक यूजर जो कंपनी को आईपीओ में पैसा देने वाला है वो क्या बोलेगा? अकाउंटिंग वाला पार्ट छोड़ दो, रियलिस्टिक पिक्चर क्या है. मतलब आज की तारीख में अगर ये इवेंट को मैं मानता कि ये हो गया है तो इसका इंपैक्ट अगर आपने बुक्स में कंसीडर किया होता तो मेरे बुक्स के नंबर्स कुछ और दिखते थे. मतलब बेसिकली जो आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है एज पर एएस और इंड एस, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को मैं एडजस्ट कर दूं
क्या कर दूं, एडजस्ट कर दूं। तो मेरा जो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएगा वो कहलाएगा प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब सर यहां पर मैनेजमेंट को पावर दिया है, अपने जजमेंट का यूज कीजिए एंड सोचिए ये जो इवेंट्स बैलेंस शीट डेट के बाद में हुए हैं या होने वाले हैं उनका इफेक्ट अगर आपको पावर दिया जाए, कंसिडर करें एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएं, तो सर आप जो नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे दे विल बी टर्म्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के मैनेजमेंट का है, ऑब्वियसली चेक करने का काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस, दैट मींस सीए विद सीओपी, वो एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है जब मैं क्या करूंगा, अश्योरेंस दूंगा। किस पे अश्योरेंस दूंगा, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो प्रिपेयर कंपनी का मैनेजमेंट ही करेगा, चेक करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सीओपी। तो मेरे लिए जो स्पेसिफिक एंगेजमेंट एप्लीकेबल होगा दैट इज कॉल्ड एज SAE 3420। ये पहले था ही नहीं, SAEs दो ही थे, 3400 एंड 3402 दो ही एग्जिस्ट करते थे। 3420 एग्जिस्ट ही नहीं करता था, 2016 के बाद में आया है ये, क्योंकि तब उनको लगा IPOs का नंबर बढ़ना शुरू होगा इस कंट्री के अंदर, एंड ये हर कंपनी के IPO में भी नहीं आता है। अब अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ ही नहीं है जिसको एडजस्टमेंट करके दिखाने का जरूरत है जबरदस्ती, तो मैं काहे को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। मैं नॉर्मली मेरे रीस्टेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही देगा। ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको हर प्रोस्पेक्टस में देखने को मिले जरूरी भी नहीं है। तो ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सिंपल शब्दों में अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसमें अगर मैं एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेके आऊं एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा, वो कहलाएगा प्रोफॉर्मा। मतलब ये आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएगा आज का सिचुएशन क्या होगा अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि मेरे यूजर्स को एक क्लैरिटी मिलेगा इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद में ये मेरी नई फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसे देख के डिसाइड करना आपको मेरे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। बेसिकली माय यूजर शुड गेट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ माय एक्चुअल फाइनेंशियल नंबर्स। रिमेंबर, एक्चुअल इंपैक्ट इतना ही आएगा, अगले साल के फाइनेंशियल्स के नंबर्स ऐसे दिखेंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। ये सिर्फ आपके जजमेंट को यूज करते हुए आज की तारीख में अगर ये इवेंट का बेस्ट पॉसिबल तरीके से एडजस्टमेंट करें तो ये इंपैक्ट आता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ में आया है क्या? नॉर्मली इन्हें कहां इंक्लूड किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस में, बिकॉज एक रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है। सेबी बोलता है अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हैं तो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में अगर ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं पीरियड एंड के बाद में जो आपके एज ऑन पीरियड एंड के नंबर्स में कवर्ड नहीं है, तो आप एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाइए, उन पे सेपरेट अश्योरेंस रिपोर्ट लीजिए, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद द अश्योरेंस रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कीजिए। ये एक रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली हमने कॉपी पेस्ट यूएस से किया है, दिस केम फ्रॉम यूएस। एसीसी ने पहले बना के दिया, बाद में इंडिया में सेबी ने इसको अप्लाई किया। पहले इंटरनेशनल आईसाज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर भी रेफरेंस था एंड गाइडेंस नोट्स ही आते थे दुनिया भर के अंदर, इसीलिए इंडिया में भी आईसीआई का क्या था, गाइडेंस नोट ही था। पर गाइडेंस नोट हमेशा बोलता है जब तक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है गाइडेंस नोट चलेगा, जब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आ जाएगा तो गाइडेंस नोट का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टैंडर्ड बनता गाइडेंस नोट से ही है, उसका ही कंटेंट इधर कंट्रोल से कंट्रोल भी होता है, कुछ अलग नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेट मिल जाता है, थोड़े स्पेसिफिक लिस्ट मिल जाती है। ये एंगेजमेंट करते वक्त ये चीजें एज इट इज अप्लाई करना। गाइडेंस नोट में सारे एंगेजमेंट्स के लिए जनरल कंटेंट होता है, इधर थोड़ा स्पेसिफिक कंटेंट लिखा होता है कि भाई प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब चेक कर रहे हो तो भाई इस तरीके से आपने रिपोर्ट को बनाते वक्त चीजों को दिमाग में रखना चाहिए। वापस से सर यहां पर आप क्या करने वाले हैं, अश्योरेंस रिपोर्ट देने वाले हैं। रिमेंबर, कंपाइलेशन नहीं कर रहे हैं। कंपाइलेशन अगर होता तो एसआरएस होता। क्या होता, एसआरएस। यहां पर कंपाइलेशन ऑलरेडी हो चुका है, किसने करवाया होगा, कंपनी के मैनेजमेंट ने। सर इन्होंने क्या किया, एक नया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल। सिंपल शब्दों में, दिस प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट। अगर वो एडजस्टमेंट्स जो अभी तक नहीं कंसिडर किए उन्हें कंसिडर कर लिया होता तो नया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो पोजीशन आता वो क्या कहलाता, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाता। एक बहुत पुराना रिपोर्ट है,
एक एस चंदन कंपनी का आईपीओ आया था, शो यू वेरी ओल्ड रिपोर्ट, यस बुक्स वाला कंपनी पब्लिकेशन, 1 सेकेंड, नोट, table of contents, can you see financial statements? That is financial information. The first one is the normal financial statements, and can you see pro forma financial statements, 389. Honestly speaking, अगर आप मुझे आने वाले 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, एक नया इंडस्ट्री जहां पर अगर आपको अपना अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज यूज करना है, वैल्यूएशन इज जस्ट वन पार्ट. अदर देन वैल्यूएशन, सेबी के रिक्वायरमेंट्स डे बाय डे और बढ़ते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम ऑडिटेड, इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेशन, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर्स, एंड रिक्वायरमेंट्स आर मतलब इतने वास्ट है और इतने डिटेल में दैट अनलेस समवन रियली इज डूइंग दैट वर्क ऑन अ डेली बेसिस, लिटरली आप वर्ड बाय वर्ड जो पढ़ रहे हैं आपको उसका रेलेवेंस भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो इतने स्पेसिफिक तरीके से लिखे हुए. फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी पब्लिक को रीस्टेटमेंट एंड प्रोफॉर्मा क्या होता है पता भी नहीं रहेगा, बिकॉज अनलेस यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दीज एंगेजमेंट्स ऑन डेली बेसिस, तब आपको जाके समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. अदरवाइज इन जनरल व्हाट पीपल सी इज कि मेरे को ऑलरेडी समरी बना करके दिया है. हर आईपीओ का समरी आपको हर जगह पे देखने को मिलता है. ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स है जहां पर आप चित्तौड़गढ़ वगैरह फॉर एग्जांपल, उस वेबसाइट पे सारा एनालिसिस करके मिलता है आपको. आपको मालूम ही है कि इस आईपीओ का आउटकम जो है मतलब इट इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, कमेंट क्या है, रिकमेंडेशन क्या है. हर न्यूज चैनल वाला जो एंकर है वो आपको अल्टीमेटली अपना रिकमेंडेशन देके रखता है. मतलब सो पीपल रीडिंग द डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली वेरी लेस नाउ. ओरिजिनली कॉन्सेप्ट क्या था कि ये डॉक्यूमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट है, आपने पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. बट ऑब्वियसली 400-500 कौन पड़ेगा. इसके बजाय मेरे को एक समरी अगर मिल जाए लॉजिकली तो ज्यादा काम में आएगी. बट द वन हु इज स्टिल हेल्पिंग इन प्रिपेयरिंग दीज डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेज, वो नंबर ऑफ कंपनीज डे बाय डे और बढ़ते जाएंगे. बिकॉज अभी तक इंडिया का कैपिटल मार्केट मैच्योर किधर हुआ है, अभी तो और मैच्योर होगा. और ज्यादा लोग कॉन्फिडेंटली मार्केट में आके आईपीओस लेकर के आएंगे, पैसा रेस करेंगे. देखो इन्वेस्टिंग वाला साइड एक हो गया. फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू साइड जहां पे गारंटीड पैसा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी के लिए एज कंसल्टेंट काम कर रहा हूं, जब कंपनी का आईपीओ रहा मेरे को तो पैसा फिक्स मिलने वाला ना. आईपीओ चले ना चले, कुछ हो चाहे नहीं हो, मेरे को मेरे सर्विस के लिए तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आइडियली इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माई एक्सपर्टीज एंड नॉलेज. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बिकम अ न्यू ग्रे एरिया. रादर EY, PW, KPMG, Deloitte, they are also internally thinking of starting such departments. Rather, एक मेरे पास रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा. This report that again given by EY if I'm not wrong. EY का रिपोर्ट रहेगा कि you know why these restatements, pro forma financial statements are becoming important and normally इनका requirements क्यों आने वाले और कंपनीज के लिए बढ़ते जाएगा. इसके प्रिपरेशन में कैसे आपको एक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी जो डे टू डे बेसिस पे मैनेजमेंट के पास भी नहीं हो सकती है. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होगा, वाई अस, हमारा प्रेजेंस क्या है, समझ रहे हो मेरा बात अल्टीमेटली. एंड ट्रस्ट मी, द मोर मनी इज नॉट बीइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, द मोर मनी इज इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. रिस्क इज लेसर, प्रोवाइड दिस सर्विस, समवन एल्स विल चेक एंड साइन. तो रिस्क उसके पास चले जाता है. द वन हू साइंस, the one who helps in making will maintain a good relationship as well as obviously make good amount of money altogether. So you know it's a new industry जो मेरे हिसाब से आने वाले 10-15 साल के लिए काफी सिग्निफिकेंट रहेगा. अगर इंडिया का ओवरऑल यू कैन से सिक्योरिटी मार्केट्स और मैच्योर होता है और नए नए बिजनेसेस इजीली अगर आईपीओ के लिए आते हैं, तो ये मार्केट मेरे हिसाब से फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बिकम अ न्यू कंसल्टिंग इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, वेयर यू डोंट हैव टू कंप्लाई विथ rotation concept, you don't have to comply with lot of majorly basic independence requirements रहेंगे, but become a consultant, it's better. Don't try to become the auditor, don't try to give a certification, try to choose the expert wala side, become the management's expert. That is where you will make more easy money comparatively. मतलब ये एक thought process है मेरा, बाकी obviously जाने दो. bottom line क्या है इस आईपीओ में, देखो let's go to pro forma financial statements. क्या पेज नंबर था उसका, 3. मेरे को आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देना है, मतलब ऑब्वियसली इतना कैरिड अवे नहीं होने का अपने को. 389 प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये तो ऑब्वियसली रिपोर्ट है, ये उस जमाने की है. दिस इज इन आई थिंक 2015 अर्ली स्टाइल्स और 2016 के आसपास का रहेगा. इसमें रेफरेंस गाइडेंस नोट का दिया है, पर एक्चुअली में एसआर बाटली बॉय है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
मेरे हिसाब से जब उस टाइम पे जस्ट एप्लीकेबिलिटी आया था, रेफरेंस 3420 का देना चाहिए था. इट वाज अ रिपोर्ट ऑन प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझने के लिए मेरे को पहले रिपोर्ट पे नहीं जाना चाहिए. प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नीचे नोट्स में क्राइटेरिया होता है. ये आपके बेसिक रिपोर्ट्स है. एस चंदन कंपनी, बेसिक बैकग्राउंड देखिए सर. वी कंप्राइजेस पब्लिशिंग ऑफ एजुकेशनल बुक्स with product ranging from school books, higher academic books, plus other books. ये हमारा business का मॉडल है बेसिक. ठीक है. The following unaudited pro forma financial statement gives effect किस चीज का? Of the acquisition of छाया. एक कंपनी था अलग से, छाया पब्लिकेशन. उसको हमने एक्वायर किया for a consideration of 1700 rupees million in rupees. The entire consideration is financed through a टर्म लोन 1520 एंड ऑब्वियसली 180 हमने इंटरनल अक्रूवल्स, मतलब जो इंटरनल आपके सोर्सेज रहेंगे पैसा, उसमें से आपने पे किया होगा. बॉटम लाइन, ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा बैलेंस शीट डेट के बाद में. ये ट्रांजैक्शन कब हुआ होगा? बैलेंस शीट डेट के बाद में, जो नॉर्मली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कवर्ड नहीं है. मैं बोलता हूं ये सेम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अगर मैं मेरे फाइनेंशियल्स में कंसीडर करूं तो मेरे फाइनेंशियल्स कैसे बदल जाएंगे. सो बेसिकली अनएडजस्टेड फाइनेंशियल्स प्लस एडजस्टमेंट्स जिनको हम कंसिडर करना चाहते हैं विल गिव यू प्रोफॉर्मा फाइनेंस. तो पहले क्लियरली पता करना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स क्या किए हैं, एडजस्टमेंट्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्या वो एडजस्टमेंट्स एक्सेप्टेबल है क्या, पहले वो डिफाइन करेंगे आपको पूरा बेसिस ऑफ प्रिपरेशन. इसमें मेन चीज आपका एडजस्टमेंट्स आएगा. व्हाट आर योर प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स जो आपने फाइनेंशियल्स में लेके आया है. एक एग्जांपल देखिए, एक्विजिशन रिलेटेड एडजस्टमेंट. देखो, as explained above, the purpose of consolidated pro forma financial statement is to consider जो हमने acquisition किया है which have taken place on 30th June, मतलब मार्च के बाद में हुआ होगा. The goodwill was calculated based on the balance sheet of छाया. Net asset value निकाला होगा, purchase consideration माइनस किया होगा, बोला होगा कितना पैसा हमने एक्स्ट्रा दिया है over and above the net asset value. ये हमारे goodwill का अमाउंट रहेगा. टोटल पैसा जो डील हुआ है 1700 मिलियन में हुआ है लेट्स से, उसमें से कितना पैसा हमने अपने पॉकेट से पे किया है, कितना पैसा टर्म लोन से रेज किया है. तो अब दिखाएगा कि बुक्स के अंदर टर्म लोन्स का नंबर बढ़ जाना चाहिए. इंटरनल जो आपके पास पैसे थे उसमें कैश एंड कैश में से 180 माइनस कम हो जाना चाहिए. बेसिकली वो एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल के अंदर लेकर के आएगा और आपको दिखाएगा अनएडजस्टेड से द पाथ टुवर्ड्स एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हेन आई से एडजस्टेड मतलब एडजस्टमेंट का इफेक्ट कंसीडर हो चुका है, बट इफेक्ट कंसीडर करने से पहले आपको लेना पड़ेगा अनएडजस्टेड. डिसाइड करना चाहिए व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंड देन अंडरस्टैंड इज द एडजस्टमेंट मेड प्रॉपरली और नॉट. ऑब्वियसली क्राइटेरिया, एडजस्टमेंट्स, पूरा डिस्क्लोजर्स नोट्स अकाउंट्स में आना चाहिए. इसके हिसाब से प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए. मैंने इसे ऑडिट करना चाहिए एंड उसके बाद में अपना अश्योरेंस रिपोर्ट देना चाहिए. ये एक सेपरेट रिपोर्ट रहेगा कि भाई अब जो नए नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर्स बराबर है कि नहीं. एंड ऑब्वियसली यहां तक आने के लिए एक बात सोचो, इफ आई से आपके पास थे अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने किया एडजस्टमेंट, कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज नाउ योर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये कहां से आया होगा? प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा आपके पास में. ये मैं वापस चेक करूंगा ही नहीं. अरे अगर ऑलरेडी किसी और ने ऑडिट किया है या मैंने भी ऑडिट किया है तो कहना इसे वो ऑडिटेड नंबर है, वो मैच करूंगा डायरेक्टली. इधर चेकिंग करूंगा डिटेल में, ऑटोमेटिकली नंबर पे कंफर्ट आ जाएगा. तो कहना इसे सिर्फ इतना पार्टी मुझे डिटेल में चेक करने का है, इससे मुझे प्रोफॉर्मा के ऊपर कंफर्ट आएगा. और ऑब्वियसली रिपोर्ट में बोलूंगा कि मैंने अनएडजस्टेड नंबर का सोर्स क्या लिया है, अनएडजस्टेड नंबर्स ऑडिटेड है कि नहीं है, रिव्यूड है कि नहीं है, वो चेक किया है आइडियली. अगर ये अनऑडिटेड होते तो प्रॉब्लम हो जाता. हाँ, तो फिर मेरे को इनको भी रिलाई करने के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा. सी, अगर ये 31 मार्च को नंबर्स ऑडिटेड है, इसके बाद में एक ही एक इवेंट हुआ है, जिस इवेंट का इफेक्ट देखना है, इवेंट चेक करना है ना बस. ये तो ऑलरेडी चेक्ड रहेगा. इफ इट इज नॉट रिव्यूड देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, इवेंट भी चेक करना पड़ेगा और फिर प्रोफॉर्मा पे आना पड़ेगा. इट्स मोर लाइक यू आर शोइंग अ चेंज. If this adjustment would have taken place, what would have been the new situation of my financials? ये प्रिपरेशन होता है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. कौन बनाएगा? कंपनी का मैनेजमेंट. मुझे क्या करना है? उसे चेक करके अश्योरेंस प्रोवाइड करने का है. बात समझ में आया क्या? ये एंगेजमेंट मेरे लिए कहलाएगा SAE 3420. जब मुझे अश्योरेंस देना है किसके ऊपर? ऑन प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जो किधर इंक्लूड किया है? प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया है. सर ये बनाया किसने है? मैनेजमेंट ने. मुझे सिर्फ उसे चेक करके क्या देना है? अश्योरेंस देना है. मैं कंपाइलेशन का पार्ट नहीं हूं. कंपाइलेशन होता तो चले जाता SRS के अंदर. याद आया क्या? पक्का? बस ये एडजस्टमेंट वो बताएगा. देखो
द फाइनेंसिंग ऑफ एंटायर ट्रांजैक्शन हैज बीन डन थ्रू अ लोन, जो हमने लिया 1520 मिलियन का, टू पे द एंटायर परचेस कंसिडरेशन। रिमेनिंग 180 हमने इंटरनल अक्रूवल से यूज किया। तुमको देखना पड़ेगा जो सिक्योर्ड लोन्स आपने लिए हैं अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर कैनाई से ये 1520 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इंटरेस्ट कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर दैट पीरियड। फिर जो हमने 180 खुद के पॉकेट से पे किया है वो खुद के कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में से माइनस करने पड़ेंगे, जस्ट टू शो अगर ये ट्रांजैक्शन 31 मार्च के पहले हो जाता तो मेरी बुक्स की कंडीशन क्या होती है। बेसिकली शोइंग द एडजस्टेड बुक्स का कंडीशन इज माय प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिना नोट्स टू अकाउंट्स पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले आपको पूछना पड़ेगा आपने प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों बनाया है। नंबर 1, क्या एडजस्टमेंट्स किए हैं उनका लिस्ट, वो एडजस्टमेंट्स लॉजिकल है क्या। अब ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करने के लिए अनएडजस्टेड नंबर भी चाहिए। अनएडजस्टेड नंबर का सोर्स क्या है, क्या ये अनएडजस्टेड नंबर ऑडिटेड है, रिव्यूड है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी आएगा, ये जो अनएडजस्टेड नंबर्स हैं इस पे ऑडिट हुआ है, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। क्या दिया है, मॉडिफाइड, और उसने बोला डिस्क्लेमर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो मैं प्रोफॉर्मा पे रिलाई नहीं कर सकता क्योंकि यही नंबर रिलायबल नहीं है, तो इसका सिर्फ इफेक्ट चेक करके क्या होने वाला है, कहना इसे इस नंबर के अंदर तो इसका भी इफेक्ट आएगा ना अल्टीमेटली। तो ये सिचुएशंस है जो गाइडेंस नोट से, ये गाइडेंस नोट में एज इट इज लिखा हुआ था, बस अब नया स्टैंडर्ड बना दिया और बोला ये चीज अब स्टैंडर्ड में देख लेना। बस बात समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग। कैन वी गो टू प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैन वी गो टू एसएई। स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है एंड मैंने रिपोर्ट बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, इतना पता होना चाहिए। कैन वी गेट स्टार्टेड, चलो कम टू एसएई 3420। लुक एट द नेम, अश्योरेंस एंगेजमेंट। जब आप रिपोर्ट देंगे, ध्यान रखना कंपाइलेशन नहीं करेंगे, आप रिपोर्ट देंगे किस पे, ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंक्लूड किया जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट में, दैट इज योर प्रोस्पेक्टस। क्या मीनिंग ऑफ एसएई 3420 क्लियर है क्या? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन द हेडिंग एसएई 3420, राइट डाउन द नेम, assurance engagement to report on, assurance engagement to report on compilation of, to report on compilation of proforma financial information, to report on compilation of proforma financial information included in a prospectus, proforma financial information included in a prospectus। आइए लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक मीनिंग ऑफ 3420। कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक एक करके पढ़ते हैं, कुछ क्विक सेंटेंसेस लिख के क्लोज करेंगे। पेज नंबर 11.17, are you there? देखो 3420 डील्स विथ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। किसको ऑब्टेन करना पड़ेगा? प्रैक्टिशनर को। जब उसे रिपोर्ट करना है, किसके ऊपर रिपोर्ट करना है? ऑन द रेस्पॉन्सिबल पार्टीज कंपाइलेशन, मतलब सर रेस्पॉन्सिबल पार्टी कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कंपाइल करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो कि प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड है, मुझे उसको चेक करके रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। इट इज साउंडिंग लाइक ऑडिट, बट यहां पे बस लिमिटेड स्कोप है यार। क्लियरली बोला है वो अनएडजस्टेड को एडजस्टेड तक जाने के लिए क्या एडजस्टमेंट किया है वो चेक कर ले, डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है वो चेक कर ले, एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया लॉजिकल है कि नहीं वो देख ले। ऐसा तो नहीं है ये एडजस्टमेंट करते करते तुम एक्चुअली एप्लीकेबल एफआरएफ की दुनिया से बहुत ही अलग चले गए हो, वैसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड स्टिल बी कंसिस्टेंसी। हाँ मैं मानता हूं एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, पर मैं तेरे को ये पावर दे रहा हूं तू एडजस्टमेंट कर ले, बट एडजस्टमेंट अभी भी करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए तू एप्लीकेबल एफआरएफ के कंप्लीटली अगेंस्ट में चले जाए पूरा का पूरा। गुस्सा नहीं है ना? तो चल रहा है, थैंक गॉड। एप्पल का चल, ये अच्छी चीज है, कम से कम कितनी बार फेंक लो टूटता नहीं है इतना आसानी से। फोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो टूट जाता है फोन भी नहीं टूटता है, ठीक है, इतना ट्राई नहीं किया मैंने फोन के साथ में, बट एप्पल पेंसिल तो कंफर्म है। एनीवेज, पॉइंट नंबर 1 आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो नीचे,
इट अप्लाइज वेयर रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली सर, प्रोस्पेक्टस में ये रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट कहां से आएगा? ये रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट 100% एज पर रेगुलेटर आएगा. सो इट इज एज पर लॉ और रेगुलेशन. नॉर्मली प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग सेबी के रिक्वायरमेंट्स है. जब बोलेंगे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करो तो मेरे को चेक करके रिपोर्ट देना पड़ेगा. नीचे आइए. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन 3420? सर ऑब्वियसली मुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि जो आपका प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बराबर है कि नहीं है. एंड सर अकॉर्डिंगली रिपोर्ट देके खत्म करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव यहां पर कुछ ग्रेट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यही चीज वो मल्टीपल तरीके से लिख के समझाने का ट्राई करेगा. ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. वो अनएडजस्टेड इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. बट ये बोलता है अगर ये एडजस्टमेंट आपने किया होता ऑफ अ इवेंट तो शायद आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंडीशन बदल जाता. वो जो नया कंडीशन आएगा दैट इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेसिकली प्रिपेयर एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. प्रिपेयर एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखिए क्या बोलता है. It refers to financial information shown together with adjustments. जब आप इलस्ट्रेट करना चाहते हैं एक इवेंट का या एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट, किस पे इंपैक्ट बताना चाहते हैं? ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मतलब सर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इवेंट का इफेक्ट अभी तक नहीं आया है, इसे एडजस्ट नहीं किया गया है, बट आप अज्यूम कर रहे हैं अगर ये इवेंट उस पीरियड के पहले हो जाता तो शायद आप इसका एडजस्टमेंट करते. अगर एडजस्टमेंट करते तो पिक्चर कैसा दिखता? बेसिकली जहां पर एएस इंडेस प्रोहिबिट कर रहा है इसको एडजस्ट मत करना, डिस्क्लोजर देके खत्म करना. ये बोलता है यूजर्स के लिए रियलिस्टिक पिक्चर जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए तुम एक काम करो, उन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्टेड में कन्वर्ट कर दो ताकि पता चले एक्चुअल पिक्चर क्या है. एंड उसके बाद में यूजर ने डिसीजन लेना चाहिए उसको, भाई इस कंपनी में पैसा डालने का है कि नहीं डालने का. पता चले इस इवेंट के बाद सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है, लेट्स से डेट कंपोनेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है. अब फॉर एग्जांपल आपने एक्वायर किया, एक्विजिशन का मेजर पैसा कहां से आ रहा है? लोन के थ्रू आ रहा है. तो लोन के बाद में मेरा डेट का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जो नया डेट कंपोनेंट आपने लिया है इसका रीपेमेंट करने का कैपेबिलिटी मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा? आइडियली कहीं ऐसा तो नहीं है डेट इक्विटी कंपोनेंट का जो रेशियो बहुत ही पुअर हो गया होगा इस ट्रांजैक्शन के बाद में. इसलिए रियलिस्टिक पिक्चर दिखनी चाहिए. इसीलिए आपका रेगुलेटर बोलता है आप अपने अनएडजस्टेड को किस में कन्वर्ट कीजिए? एडजस्टेड में कन्वर्ट कीजिए. वापस से पढ़िए. ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें एडजस्टमेंट्स दिखाए जाएंगे ताकि आपको इंपैक्ट समझे एक इवेंट का और ट्रांजैक्शन का. किस पे इंपैक्ट समझे? ऑन अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन. एज इफ, मतलब अज्यूम करके चलना पड़ेगा इवेंट हैड ऑकर्ड और ट्रांजैक्शन हैड बीन अंडरटेकन at a earlier date selected for the purpose of, मतलब अज्यूम करो ये इवेंट अगर पहले हो जाता तो फाइनेंशियल का कंडीशन कैसे बदल जाता, ये मान करके उसका एडजस्टमेंट करो. मतलब ऑन 31 मार्च आप सोच के चल रहे थे कोई एक्विजिशन नहीं है. अब मैं बोल रहा हूं मान के चलो ये जो एक्विजिशन बाद में हुआ है, अज्यूम करो ये 31 मार्च को पता चल गया होता तो how numbers would have changed, how your borrowings would have changed, how your cash and cash equivalents number would have come down, how much money you are paying extra for the goodwill component. Like for example, why Zomato was criticized? Zomato's acquisition of Blinkit was not bad, but the price at which they acquired was bad. Are you understanding my point? See, लोगों ने ये नहीं बोला कि Zomato ने Blinkit को नहीं खरीदना चाहिए था. खरीदना चाहिए था. क्यों खरीदना चाहिए था? क्योंकि स्विगी जो उसका कॉम्पिटिटर है उसने ऑलरेडी अपना इंस्टामार्ट चालू कर दिया. तो टेक्निकली मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जो इसके पास में है, मेरे कॉम्पिटिटर के पास. बराबर है कि नहीं है? सो आई नीड टू क्रिएट अ सेपरेट बिजनेस जो स्विगी इंस्टामार्ट से, इंस्टामार्ट ही बोलते हैं ना उसको, इमीडिएटली जो डिलीवरी देता है, उससे कंपीट करेगा. अब जोमेटो के पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है. कैन आई से या तो मैं प्रोडक्ट खुद से क्रिएट करूं या ऑलरेडी एक अच्छा धंधा चल रहा है उसे खरीद लूं. अब Blinkit was one of the first one to enter in the market, and Blinkit के पास में अच्छा मार्केट शेयर था, रेवेन्यू नहीं था, मार्केट शेयर बढ़िया था, लॉसेस सिग्निफिकेंट थे, एंड Zomato हैड मनी टू अक्वायर दैट बिजनेस. बराबर है कि नहीं है? एंड इमीडिएटली एक्विजिशन के बाद में मेरे पोर्टफोलियो में वो चीज आ गया जो स्विगी के पास भी है. एंड रिमेंबर Zomato का लिस्टिंग स्विगी से पहले हुआ है, स्विगी तो अभी भी लिस्टेड नहीं है.
स्विगी अभी भी अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है, समझ रहे हो ना मेरा बात। एंड अल्टीमेटली इंडिया इज अ कंट्री जहां पे अगर लिमिटेड प्लेयर्स बचे हैं तो कौन ज्यादा मार्केट से पहले से ग्रैब कर लेता है, उससे उसको आगे लॉन्ग टर्म में बहुत एडवांटेज मिलता है। देखो ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ ब्लिंकिट की वजह से जोमेटो को फायदा होने वाला है क्या। तो लोगों ने क्या बोला, तुम्हारा कोर बिजनेस क्या था, डिलीवरी बिजनेस, फूड डिलीवरी बिजनेस आज की तारीख में वो अंदर तुम्हारा अच्छा काम कर रहा है, तुमने उस बिजनेस के अंदर, व्हाई पीपल क्रिटिसाइज दिस, जोमेटो मेकिंग लॉसेस आफ्टर एक्विजिशन ऑफ ब्लिंकिट, उसके लॉसेस भी मेरे नंबर में ऐड हो गए। अब मैं अगर प्रॉफिट में आ भी रहा हूं, मैं अगर देख रहा था आई विल बिकम प्रॉफिटेबल इन 2 years, डू यू गेट माय पॉइंट, बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट लॉसेस माय प्रॉफिटेबिलिटी इज गॉन टू 4 years, तो मेरा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी और खराब हो रहा है। एंड इन द स्टार्टअप वर्ल्ड टुडे वैल्यूएशन इज गेटिंग इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी पिक्चर। अब इंपैक्ट आ रहा है, आज के 10 साल पहले 7 साल पहले कोई प्रॉफिट के बारे में पूछता नहीं था, पर लोग अब पूछना शुरू कर दिए अगर वैल्यूएशन बेटर चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी कब आने वाला है, व्हेन विल यू बिकम प्रॉफिटेबल। नाउ इवन द लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम मिस्टर शर्मा इज प्राउड दैट वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल, मतलब व्हेन दे टॉक प्राउडली दैट मींस नाउ दे आर फोकस्ड ऑन बिकमिंग प्रॉफिटेबल। आप अगर नोटिस करोगे अभी आने वाले टाइम में एक ही नया ट्रेंड आएगा। आज स्टार्टअप्स में भर भर के सैलरी मिलता था, यू गो टू बैंगलोर पीपल मेकिंग 1 crore इज वेरी नॉर्मल, मतलब ऐसे एवरेज आपको स्टार्टअप्स मिलेंगे जिनके आधे नाम भी नहीं पता रहेंगे और वहां पे जो लोग काम करते हैं उसके पास सैलरी 1 crore के ऊपर रहेगा, बिकॉज बर्निंग मनी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी में यही आदमी चाहिए, ये किसी और के पास बैठा है, ये चाहिए तो मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा, मेरे को खुद से क्रिएट नहीं करने का। आई वॉन्ट समवन हु कैन गेट इट क्रिएटेड ओवरनाइट, I will pay them whatever price I want to. But now if I want to show a path to profitability, सबसे पहले क्या होगा, सैलरी कट होगा। सैलरी कट उनका होगा जिनको मैंने ओवर प्रीमियम प्राइसेस ऑलरेडी पे करके रखे हैं आइडियली। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स जोमेटो का क्रिटिसिज्म भी ब्लिंकिट का एक्विजिशन करने के लिए नहीं हुआ, एट व्हाट प्राइस यू एक्वायर्ड बिकेम अ क्वेश्चन मार्क, एंड ऑब्वियसली उसमें एक नया प्रॉब्लम भी था। इफ यू रीड द स्टोरी, जो ब्लिंकिट के फाउंडर्स है एंड जोमेटो फाउंडर्स थे, समझ रहे हो मेरा बात, दे फ्रेंड्स। तो अब टेक्निकली ऐसा लगता है कि तुमने मतलब पैसे रोटेट किया होगा, या तुमने ऐसा बोलते हैं कि दीपेंद्र गोयल जो वन ऑफ द जोमेटो के पहले फाउंडर थे, उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट था ब्लिंकिट में, बिकॉज ब्लिंकिट के फाउंडर्स उनके दोस्त थे। यूर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। अब आपने जोमेटो को बोला तुम ब्लिंकिट खरीद लो क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। I hope you're understanding this. One of the founders का investment in a company and you force the entire company to buy out another company because of my investment. Obviously, it's a big question mark on corporate governance. But the problem is in startup world, they believe corporate governance will come later on. This is my business. I've created this. Zomato was not there 10 years back. मैंने धंधा create किया, मेरे को जो चाहिए करूंगा, समझ रहा है क्या मेरा बात। Startup world ऐसे function करता है। Obviously, लोगों ने पहले criticize यही तो किया कि Zomato listed company बन गया, पर उसको अभी तक समझता नहीं है कि सेबी है। उनको समझता नहीं है कि सेबी को बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म करनी पड़ती है। दे नीड टू हायर पीपल जो इनको कंप्लायंसेस करना सिखाए। सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही था। जोमेटो अभी भी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाता है ना, वो एफएक्यू जैसे बनाता है। दीपेंद्र गोयल से किसी ने क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या है? इट इज नॉट द रिपोर्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड कंपनी, इट इज अपने हिसाब से चल रहा है उनका भी कलर के अंदर मतलब अपना जो यहाँ का दुनिया है ना, अलग अलग कलर्स यूज करने चाहिए, एफएक्यू में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक रैंडम कार्टून इज आस्किंग क्वेश्चन टू पब्लिक। तो अब उनका थॉट प्रोसेस क्या है? वी आर इनोवेटिव डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, हमको अलग तरीके से रिपोर्ट्स बनाना चाहिए, पर सेबी तो सेबी है ना, तो समझ रहे हैं मेरे बात। तो अगेन क्रिटिसिज्म भी होता है। तो यहां पे बोलने का मतलब यही है, आप उस इवेंट का इफेक्ट कंसीडर करो कि अगर मैंने वो इफेक्ट कंसीडर किया तो एक्चुअल पोजीशन बदल जाता क्या, बस वो एक्चुअल पोजीशन दिखाना इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नीचे द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉर्मली यूज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट कि भाई एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मेरे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे क्या आएगा अगर मैं अज्यूम करता हूं ये ट्रांजैक्शन पहले हो गया होता। मैं मानता हूं ये बाद में हुआ है इसलिए तुमने एडजस्ट नहीं किया। अब एक काम करो, उल्टा मान के चलो, मान लो ये ट्रांजैक्शन पहले हो गया होता तो क्या इंपैक्ट आता है ये दिखा दो, ताकि रियल पिक्चर समझे। बेसिकली दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सेम चीज रिपीट करेगा बार बार अलग अलग शब्दों में। मीनिंग पॉइंट नंबर 1 में क्लियर हो चुका है। नंबर 3, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में टेक फॉर्म ऑफ P&L, बैलेंस शीट, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली। तो बेसिक P&L आएगा, बैलेंस शीट आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, नोट्स आएंगे दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या नंबर्स में चेंजेस आएंगे अगर इस इवेंट को आपने कंसीडर कर लिया होता। सर द मेन पर्पस, ध्यान रखना, पूरा प्रोफॉर्मा का एक ही पर्पस है, सोलली टू इलस्ट्रेट इस सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट है ऑन माय unadjusted financial information। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 सब सेम है।
एक ही पॉइंट में बेसिक मीनिंग था, वही बार बार लिखे जा रहा है नोटबुक में। आइए अंडर SAE 3420 राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मीनिंग ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डैश करके लिखो। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन it refers to the financial information shown together with adjustments, shown together with adjustments to illustrate the impact of an event, to illustrate the impact of an event or transaction, ब्रैकेट्स में लिखना significant one, impact of an event or transaction, ब्रैकेट्स में लिखना significant one, ब्रैकेट्स close, on unadjusted financial information, on unadjusted financial information, as if the event had occurred, as if the event had occurred or transaction had been undertaken, transaction had been undertaken at an earlier date, at an earlier date, selected for the purpose of illustration, at an earlier date, selected for the purpose of illustration. भाई ये इवेंट ट्रांजैक्शन हुआ जुलाई में है, अगर मैं अज्यूम कर लूं ये 25 मार्च को हुआ होता तो मेरे नंबर्स कैसे बदल जाते, ये दिखाना इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझा क्या? मीनिंग क्लियर है? पक्का? इसमें ही फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करके लिख दीजिए। जनरली प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is included in prospectus, that is offer document, prospectus, that is offer document. This is your meaning of proforma financial statements. अभी क्वेश्चन आएगा, Who is responsible to prepare proforma financial statements? Obviously management. Compilation का काम किसका है? Management का है। Auditor का काम है या assurance engagement वाले person का काम है इसे examine करना and proper report बना के देना। Compilation का काम 3420 में cover नहीं होता है। आइए अगले पेज में पढ़ के close करते हैं। Compilation of proforma, देखो compilation will involve that responsible party gather करेगा, classify करेगा, summarize करेगा एंड फाइनलाइज करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो ये इंपैक्ट क्या आएगा बताएगा आपको आइडियली। कहना इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी का है, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट का है। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वन हु इज रिव्यूइंग दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब 3420 में कंपाइलेशन कवर्ड नहीं है, कंपाइलेशन ऑलरेडी हुआ है बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी, उसे रिव्यू करने का काम, चेक करके अश्योरेंस देने का काम किसका है? 3420 वाले पब्लिक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 2, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ब्रैकेट्स में लिखो ऑल्सो टर्म्ड एज रेस्पॉन्सिबल पार्टी, brackets close, to gather, comma, classify, comma, summarize
to gather, classify, summarize and present pro forma financial information. अब ऑब्वियसली प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के स्टेप्स क्या हैं? पहले अनएडजस्टेड नंबर्स लेके आओगे। क्या एडजस्टमेंट करना है वो इवेंट ट्रांजैक्शन ढूंढोगे, उसके बारे में क्राइटेरिया बनाओगे, फिर उसका इंपैक्ट कंसिडर करने के बाद नया स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। नीचे देखो स्टेप्स लिख के दिए हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आइडेंटिफाई कीजिए? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किधर से मिलेगा? वो सोर्स क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली रिलायबल होना चाहिए। नॉर्मली इट शुड बी ऑडिटेड अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वापस से ऑडिटेड अरे कुछ नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे बाद में उसमें एडजस्टमेंट करने का, दे शुड बी ऑडिटेड और रिव्यूड। द वर्ड इज एक्चुअली ऑडिटेड, दैट इज बेटर। तो पहले अनएडजस्टेड नंबर्स किधर से मिलेंगे वो सोर्स ढूंढो। फिर क्या करो? मेक अ प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स का लिस्ट कि जो जो एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं, फिर वो एडजस्टमेंट्स को अनएडजस्टेड में इफेक्ट लेके आने का। तो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका? इट विल प्रेजेंट द रिजल्ट, मतलब इट विल रिजल्ट इनटू प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स। बेसिकली अनएडजस्टेड लाओ, एडजस्टमेंट्स करो और एडजस्टेड नया प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? लॉजिकल एकदम। पॉइंट नंबर 3, स्टेप्स to prepare pro forma financial information. Steps to prepare pro forma financial information. Number A, identify the source of unadjusted financial information. Source of unadjusted financial information. And extract the unadjusted financial information. सोर्स ढूंढो, फिर एक्सट्रैक्ट करो and extract the unadjusted financial information. Step number 2, make pro forma adjustments. Make pro forma adjustments to these unadjusted financial information. Pro forma adjustment to these unadjusted financial information. पहले अनएडजस्टेड ढूंढ के लाए, फिर एडजस्टमेंट किया। अब क्या करेंगे? नया pro forma जो बन गया उसे प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर देंगे। स्टेप नंबर 3, present the resulting pro forma financial information. Present the resulting pro forma financial information. अब हमारा काम क्या है? इसके बाद में ऑडिट करने का। वही सेम स्टेप्स, एंगेजमेंट एग्री करना है कि नहीं करने का है, प्लान कैसे करने का है, परफॉर्म कैसे करने का, रिपोर्ट कैसे बनाने का। ऑब्वियसली रिपोर्ट में कुछ अलग आएगा, वो ढूंढना पड़ेगा अपने को। आगे खत्म। आ जाओ पेज नंबर 11.18, रीड पॉइंट नंबर 1। सर ध्यान रखना, प्रैक्टिशनर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू कंपाइल। ऑब्वियसली कंपाइलेशन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट का है। प्रैक्टिशनर का काम कंपाइलेशन करना नहीं है, प्रैक्टिशनर का काम सिर्फ चेक करके अश्योरेंस रिपोर्ट देना है। सो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर टू कंपाइल प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चाहिए तो अगला पॉइंट लिख दो, एक टाइम पास एमसीक्यू के लिए काम में आएगा आपको ये। आपके 3 पॉइंट हो गए ना 3420 में। पॉइंट नंबर 4, practitioner is not responsible to compile. Practitioner is not responsible to compile the pro forma financial information. The pro forma financial information, comma, his sole responsibility. His sole responsibility
is to report. His sole responsibility is to report that whether. His sole responsibility is to report that whether pro forma financial information. That whether pro forma financial information has been complied in all material respects, has been complied in all material respects by responsible party, on the basis of applicable criteria, by responsible party on the basis of applicable criteria. मेरा काम कंपाइलेशन करना नहीं है, माई जॉब इज टू गिव अ रिपोर्ट दैट सर ये जो कंपाइलेशन किया गया है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ये लॉजिकल तरीके से किया है, क्या है, इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये चेक करके मुझे देने का है रिपोर्ट। 2 मिनट स्पेंड करो, 3420 का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखा वो पढ़ो, फिर कुछ 5 स्टेप्स दिए पढ़ के क्लोज करेंगे। डन। देखो अगले जो स्टेप्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल जो ऑडिट के स्टेप्स होते हैं वैसे ही है। लुक एट द लिस्ट क्विकली। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस एंगेजमेंट, पहला चीज ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट पर डिस्कशन होगा। फिर यू नीड टू प्लान एंड परफॉर्म योर एंगेजमेंट, ऑब्टेन WR एंड ऑब्वियसली फॉर्म अ ओपिनियन, एंड ऑब्वियसली ओपिनियन बनाने के बाद रिपोर्ट बना के दे देंगे। लास्ट दोनों कनेक्टेड एक सिंपल से हैं। ओवरव्यू देता हूं, हर स्टेप को डिस्कस करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग वाला पार्ट डिस्कस करने लायक है, बाकी पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ पढ़ेंगे रीड करेंगे समझ में आ जाएगा, क्लोज करेंगे। एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने के पहले क्या सोचोगे? पहली चीज तो इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नंबर 2, ऐसा क्या इवेंट है जो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। नंबर 3, वो एडजस्टमेंट के क्राइटेरिया क्या है, मतलब लॉजिकली आप लोग जो कंपाइलेशन करेंगे उसमें क्राइटेरिया क्या है, लॉजिक क्या है, कंपाइलेशन आप खुद करने वाले हैं किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेने वाले, मेरे को ये सब समझना बहुत जरूरी है बिफोर आई थिंक ऑफ एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट। फिर सर क्या मेरे पास में कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है कि मैं ऐसा एंगेजमेंट लेकर के एक्चुअली में चेक कर पाऊंगा। डू आई बिलीव आई हैव अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन अ टाइमली बेसिस जो ये काम मेरे लिए कर पाएंगे और मैं प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे पाऊंगा। प्लस सर जनरली मेरा एंगेजमेंट जो है क्लियरली बोलता है हमें कंपाइलेशन नहीं करना है, हमें रिव्यू करना है, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए इट्स मोर लाइक अ अश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पर मेरे को अनएडजस्टेड कहां से मिलेगा पता होना चाहिए, मुझे एडजस्टमेंट चेक करने वो क्राइटेरिया मैनेजमेंट से मिलना चाहिए। ये क्लियर पिक्चर अगर हुआ तो ही मैं ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा, वरना ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रॉब्लम कब मेजर आएगा? जो आपको एक्सेप्टेंस के दौरान भी कंसिडर करना चाहिए एंड बाद में भी कंसिडर करना चाहिए। अगर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड नहीं है, रिव्यूड नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा चीज, आपने जिस बिजनेस को खरीदा वो बिजनेस का भी कभी भी ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ है।
वो भी एक रिस्क बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली आप सोचिए, ये एंगेजमेंट में जब आप एंटर कर रहे हैं, ये नंबर्स मिसलीडिंग कब हो सकते हैं? अगर ये नंबर्स क्लियरली मिसलीडिंग सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, मेरे लिए रिस्क बहुत बढ़ जाएगा इस एंगेजमेंट में। मैंने सोच समझ के इस एंगेजमेंट को पिक करना चाहिए। जनरली अगर आप मुझे पूछोगे, अगर मैं ही कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो ही लॉजिकल बनता है मैंने 3420 वाला एंगेजमेंट लेना चाहिए, कंपाइलेशन वाला नहीं, अश्योरेंस वाला, क्योंकि मेरे पास में अनएडजस्टेड नंबर्स पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस रहेगा। एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं, ये कंपनी का बिजनेस समझना मेरे लिए आसान रहेगा, वो ट्रांजैक्शन को मैं आराम से फोर्स ही कर पाएगा, बिकॉज आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। ऐसा लिखा नहीं है, मैं शेयर कर रहा हूं, तब आपके लिए लॉजिकल बनता है बहुत इजीली ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना, बिकॉज ये एक तरीके से एडिशनल काम है जो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बहुत इजीली कर सकता है, क्योंकि यहां पर चेकिंग जो है एक स्पेशल एलिमेंट और एक स्पेशल एस्पेक्ट का ही रहेगा, तो इतना चैलेंजिंग आपके लिए नहीं होना चाहिए। प्लस यहां पर अगर मैंने 3 साल पहले का ऑडिट नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर नंबर्स इस साल के एंड के बाद में एडजस्ट किए जा रहे हैं। 3 साल पहले का एडजस्टमेंट ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस में आ चुका होगा, जो मैंने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में कंसीडर कर लिया होगा। वही चीज लिख के दी है, पढ़ के क्लोज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर अग्रीइंग टू एक्सेप्ट, हमको सबसे पहले देखना चाहिए वेदर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया गया है, क्या आपको लगता है ये एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया है? नॉर्मली सबसे पहले एप्लीकेबल क्राइटेरिया या तो ऑलरेडी सेबी ने बना के दिया है, लॉयर रेगुलेशन ने बना के दिया है, जैसे सेबी बोलता है जितने भी आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स है विच इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ अ न्यू बिजनेस और डिस्पोजल ऑफ एन इंपॉर्टेंट बिजनेस। नॉर्मली इस एग्जांपल को सेबी लिख के बोलता है कि इस चीज के रिगार्डिंग क्या बनाइए, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाइए। या तो एक क्राइटेरिया ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ये क्राइटेरिया अगर लॉ या रेगुलेशन में स्पेसिफाइड नहीं है तो मैनेजमेंट से पूछिए ये क्राइटेरिया क्यों लॉजिकल है कि जिसके लिए मैं प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही चाहिए। देखो पावर किसके पास में है? मैनेजमेंट के पास में। तो अगर मैनेजमेंट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, या तो ये लॉ में क्राइटेरिया बोला है इसके हिसाब से प्रोफॉर्मा बनाओ, अगर क्राइटेरिया दिया ही नहीं है, एग्जांपल ही दिया नहीं है, ये सिचुएशन कवर ही नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से क्यों डिटरमाइन कर रहे हो कि हमें प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाने की जरूरत है? बेसिकली क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा। नंबर 1, एप्लीकेबल क्राइटेरिया यूज्ड बाय द रेस्पॉन्सिबल पार्टी, ये मेरे को देखना पड़ेगा क्या वो क्राइटेरिया ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या रेगुलेटर हो सकता है। अगर ये स्टैब्लिश नहीं है तो क्या ये रेस्पॉन्सिबल पार्टी ने खुद डेवलप किया है क्या? बेसिकली क्राइटेरिया ऑलरेडी एज पर लॉ है या मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाया, ये एडजस्टमेंट करके प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कभी कभी इसको मिसयूज भी कर सकता है। टू शो अ रियली गुड पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दे कैन प्रिपेयर प्रोफॉर्मा एंड सर सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का ट्राई कर सकते हैं आइडियली, या अपना हायर वैल्यू को जस्टिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा एक्चुअल पोजीशन इतना बढ़िया है तो हमारा वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, थोड़ा महंगा होना चाहिए, वो जस्टिफाई करने का ट्राई भी किया जा सकता है। इसीलिए क्राइटेरिया लॉजिकल है कि नहीं है सोचना पड़ेगा। दैट इज माय पॉइंट नंबर 1। नीचे ये जो पॉइंट नंबर ABC करके लिख दिया है ना, थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग एरर हो गया है। ये पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे पॉइंट है सारे के सारे लाइन से, सो जस्ट उसको कट कर देना ABCD की जगह। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सब के सब एंगेजमेंट टर्म्स को एक्सेप्ट करने से पहले हमने कंसीडर करना है। नोटबुक में जाइए, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फटाफट समरी बना के क्लोज करेंगे। कितने पॉइंट लिखे आपने ऑलरेडी 3420 में? 4 पॉइंट। नंबर 5, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन 3420, steps involved in 3420 engagement। पहला स्टेप आएगा एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। पहला स्टेप आएगा एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। उसके अंदर क्या क्या कंसीडर करेंगे? बुलेट पॉइंट नंबर 1, वेदर applicable criteria, whether applicable criteria is established by law or regulation, applicable criteria is established by law or regulation or developed by responsible party, developed by responsible party।
अगर वो एडजस्टमेंट ही लॉजिकल नहीं लगते हैं तो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अश्योरेंस देने का एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लिस्ट बनाएंगे कुछ चीजों का। पहला चीज क्राइटेरिया, दूसरा चीज मेरे पास कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या ये काम करने का। बुलेट पॉइंट नंबर 2, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर, competence and capability of practitioner. Next, prima facie whether applicable criteria, prima facie whether applicable criteria lead to misleading pro forma financial information, misleading pro forma financial information. ऐसा तो नहीं है वो क्राइटेरिया एकदम ही लॉजिकल लग रहा है, इससे लग रहा है फालतू में ऐसा सिचुएशन दिखाने का ट्राई करेंगे जिससे हम हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे कि क्यों हमारा पोजीशन बहुत बढ़िया है, आपने पैसा इन्वेस्ट करना ही। मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। बेसिकली इट शुड सीम लाइक ये एक फेयर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन में हेल्प कर रहा है, नॉट अ मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन। ये आपने कंसिडर करना चाहिए। कितने पॉइंट हो गए? बुलेट पॉइंट्स कितने हो गए? 3 हो गए ना। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस 3 बुलेट पॉइंट। नंबर 4, वेदर sources of unadjusted financial information, sources of unadjusted financial information or acquiree or divestee, acquiree or divestee financial information includes audited or reviewed reports, comma sometimes these reports may be modified or may include EOM paragraph, may include EOM paragraph। ढंग से पढ़ो क्या बोलता है। सिंपल है, प्रोफॉर्मा बनाने के लिए अनएडजस्टेड लगेगा। अब एडजस्टमेंट भी क्या, तुमने धंधा खरीदा है, जो धंधा खरीदा है उसका नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए भी उसके नंबर्स भी तो ऑडिटेड होने चाहिए ना। पता चले ना तुम्हारे नंबर्स ढंग से ऑडिटेड है या लेट्स से उसके नंबर ढंग से ऑडिटेड नहीं है, या दोनों के ऑडिटेड है पर मॉडिफाइड ओपिनियन आया है या ईओएम आया है, तो कहना इसे कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट, क्योंकि इससे मेरा क्या बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा रिस्क कब होगा, जब दोनों ही ऑडिटेड नहीं है या ऑडिटेड है पर मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड में वो मॉडिफिकेशन है जब आपने परवेसिव बोला है, देयर इज एडवर्स और डिस्क्लेमर दैट यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। मतलब ये सिचुएशंस में वो नंबर्स को एक्सेप्ट करके प्रोफॉर्मा चेक करना बहुत चैलेंजिंग बन जाएगा। ये चीजें कंसिडर करनी है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? 2 मिनट शांति से सोचो। पहले सर, प्रोफॉर्मा बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो लॉजिकल है क्या, वही मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, सर प्रोफॉर्मा बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है क्या, या आपने अपने हिसाब से डिसाइड किया है। फिर सर जो आप डेटा यूज करने वाले हो, अनएडजस्टेड वाला डेटा एंड इवन एडजस्टमेंट वाले जो नंबर्स है, वो जिस सोर्सेज से आ रहे हैं वो ऑडिटेड रिव्यूड है कि नहीं है। अगर ऑडिटेड रिव्यूड है तो चलो बढ़िया है, बट उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है या ईओएम में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स दिए हुए हैं जिसे शायद कंसीडर करके मेरे को लगेगा प्रोफॉर्मा का नंबर इजीली रिलायबल नहीं होने वाला है। ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, आपने सोचना चाहिए। 2 मिनट स्पेंड करके पॉइंट्स को पढ़िए, एक लास्ट पॉइंट लिख के क्लोज करेंगे।
4 बुलेट पॉइंट हो गए. Write down number 5. Sometimes unadjusted financial information or acquiring entities financial information may be either unaudited or may not have been subject to audit or may not have been subject to audit, may not have been subject to audit or review ever. बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस है ये. May not have been subject to audit or review ever. In such scenarios, practitioner should be careful before accepting engagement terms. जिसने धंधा खरीदा है उसका ऑडिट नहीं हुआ है, या जिसका बिजनेस खरीदा है उसका ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ है, या तो लास्ट ईयर का नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है. ये सब सिनेरियोज हो सकते हैं. ये बोल रहे हैं बस ऑब्वियसली यू शुड बी कंसिडरेट. ये सब कंसिडर करने के बाद में डिसाइड करना ऐसा एंगेजमेंट. जस्ट बिकॉज 3420 एंगेजमेंट आया एक्सेप्ट कर लो ना. आपने ये सब चीजें सोच समझने के बाद में डिसाइड करना चाहिए ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. अब एग्जाम में परेशान करने के लिए पूछ सकता है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट याद है क्या? वही चीज फॉर अ 3420 एंगेजमेंट, सेम वही है. अल्टीमेटली किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का. पढ़ के देखो नंबर जी, एज इट इज रिपीटेड लग रहा है क्या पूरा? रेस्पॉन्सिबल पार्टी से अग्री करवा के लीजिए दैट दे एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉलोइंग. सेम प्री कंडीशन है, बस ऑब्वियसली इस बार 3420 के लिए लिखा है. सर एडिक्वेटली डिस्क्लोज एंड डिस्क्राइब, क्या एप्लीकेबल क्राइटेरिया है? नेक्स्ट, compile the pro forma financial information as per applicable criteria. वहां था applicable FRF, यहां बोलेगा applicable criteria. वहां बोलेगा सर provide the auditor with all the access of information, या provide the practitioner with all the access to information जो उसके engagement के लिए जरूरत पड़ेगा. Access to additional information, access to persons within the entity. Can you also see entities advisors? जो एडवाइजर उन्होंने हेल्प लिया होगा कंपाइलेशन करने के लिए. हर किसी का एक्सेस मिलना चाहिए ना, तब जाकर के तो मैं बराबर से क्या कर पाऊंगा, मेरा एंगेजमेंट परफॉर्म कर पाऊंगा. बेसिकली जो प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट है वही प्री कंडीशंस फॉर एन अश्योरेंस एंगेजमेंट लिख के दिया है. एज इट इज कॉपी पेस्ट, नथिंग न्यू. सिर्फ ध्यान रखना यहां वर्ड ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर, एप्लीकेबल एफआरएफ की जगह एप्लीकेबल क्राइटेरिया, बस वो वर्ड रिप्लेस करते जाने का. बाकी लैंग्वेज क्या रहेगा? पूरा का पूरा सेम रहेगा. लॉजिकल है क्या? ऑब्वियसली ये सब प्रेजेंट रहेगा तो ही मैंने क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो सर आपके जो 5 स्टेप्स थे उसमें से पहला स्टेप क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट. कुछ नहीं, इधर क्या देखने का है, एप्लीकेबल क्राइटेरिया. मिसलीडिंग तो नहीं है, लॉजिकल लगता है क्या? सर भाई जो मैं नंबर्स एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा हूं, ये नंबर्स जो हिस्टोरिकल नंबर्स आर दे ऑलरेडी ऑडिटेड? जो अक्वायरी कंपनी जिसका मैं धंधा खरीद रहा है या जो धंधा में डाइवेस्ट कर रहा है उनके नंबर्स भी ऑडिटेड रिव्यूड तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि कभी भी ऑडिट रिव्यू वगैरह नहीं हुआ होगा, या ऑडिटेड है, ईओएम आया होगा, मॉडिफिकेशन आया होगा, सब कंसीडर करने चाहिए मैंने बिफोर एक्सेप्टिंग दिस एंगेजमेंट. लॉजिकली ये सर्टेन कंडीशंस है जो आप दिमाग में रखेंगे ऐसा एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले. एंड ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबल पार्टी से एंगेजमेंट लेटर बनाने से पहले प्री कंडीशंस अग्री करते हो ना पूछ के बोलोगे, और अपने एंगेजमेंट लेटर में प्री कंडीशन लिख के रखोगे. तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफॉर्मा बनाना एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया. एप्लीकेबल क्राइटेरिया को ढंग से डिस्क्लोज करना, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, एक्सेस टू एम्प्लॉइज देना, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के हमें काम करना अलाउ करना. ये सब मानते हो तो हम ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं एक्सेप्ट करेंगे. दिस इज योर स्टेप नंबर 1. स्टेप्स के अंदर पहला पॉइंट खत्म हो गया है. राइट डाउन स्टेप नंबर 2, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट.
कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ते जाना उड़ाते जाना. नंबर 1, वेदर applicable criteria is suitable. Whether applicable criteria is suitable. Number 2, determining materiality on the basis of practitioner's judgment. Determining materiality on the basis of practitioner's judgment. Next, understanding how responsible party has compiled for example, they may take help of an accounting expert. For example, they may take help of an accounting expert. Next, whether the source of unadjusted financial information is appropriate. Whether the source of unadjusted financial information is appropriate. Next, obtain evidences about appropriateness of pro forma adjustments. For example, whether significant event or transaction adjusted to unadjusted financial information is consistent with applicable FRF and results into fair illustration. पढ़ के देखो, ऐसा लगता है कि जो एंगेजमेंट टर्म्स अग्री करने से पहले सोचा था वही मेजॉरिटी चीजें आप चेक कर रहे हो, बस लास्ट में बोलेगा ढंग से एविडेंसेस ऑब्टेन करना इन एडजस्टमेंट्स के बारे में कि जो सोचा था कि अच्छे से इलस्ट्रेट करेंगे इनका इंपैक्ट वो ढंग से इलस्ट्रेट किया है क्या. एंड सर ऐसा नहीं होना चाहिए वो एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेते लेते हम एप्लीकेबल एफआरएफ से कंप्लीटली ही ऑफ रोड हो जाएं, वो नहीं होना चाहिए, ऑफ ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा व्हाइल परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. पढ़िए एक बार जरा क्या पॉइंट्स लिखे आपने. क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं प्रीवियस ईयर का ऑडिटर नहीं हूं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या दूसरा कोई ऑडिटर जो है उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिपोर्ट दिया है क्या.
वही नंबर्स में यूज कर रहा हूं क्या नंबर वन। अगर वो अनऑडिटेड है तो मैं बोलूंगा जिस सिस्टम से नंबर्स आ रहे हैं वो सिस्टम रिलायबल है क्या, तब मेरे को ईआरपी के अंदर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज आर दे ऑडिटेड और नॉट, आर दे रिव्यूड और नॉट। इफ नॉट, द सोर्स मतलब जिस सिस्टम से वो आ रहा है अब मैं वो चेक करने के लिए जाऊंगा। इफ दे आर ऑलरेडी ऑडिटेड, वो रिपोर्ट का रेफरेंस दूंगा मैं अपने रिपोर्ट में और यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली वो बोल रहे तीन ही चीजें हैं, अनएडजस्टेड, एडजस्टमेंट एंड प्रोफॉर्मा। तो पहले अनएडजस्टेड का सोर्स ही गड़बड़ हुआ, यही ऑडिटेड नहीं है तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है। ये बराबर लगता है तो अगले स्टेप पे एडजस्टमेंट लॉजिकल है क्या, क्या एडजस्टमेंट का इंपैक्ट बराबर कंसीडर किया है क्या। अब तीसरा चीज जो प्रोफॉर्मा बना है इसमें डिस्क्लोजर बराबर से दिया है क्या। तीन चीज चेक करोगे जिससे आपको प्रोफॉर्मा के ऊपर क्या आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। डन। स्टेप वन था एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, दूसरा था प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। स्टेप नंबर 3, obtain written representation from the responsible party. Written representation from the responsible party that they have compiled the pro forma financial information. They have compiled pro forma financial information on the basis of applicable criteria. On the basis of applicable criteria. कौन सी नहीं उनसे WR लेने का लिखवा के, भाई जो क्राइटेरिया दिया है तुमने ही बताया ये लॉजिकल है, या तो क्राइटेरिया ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है या तुम्हारा खुद का क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से तुमने कंपाइलेशन किया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के दे दो आइडियली। जैसे आपको मैंने दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स में कंपनी का बैकग्राउंड, फिर प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स के एग्जांपल्स, और वो हर एडजस्टमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मैनेजमेंट का है। ये वो लिख के दे रहा है, मैं मेरे रिपोर्ट में भी ये लिखूंगा दैट सर ये कंपाइलेशन करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपाइलेशन का क्राइटेरिया नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर यहां पर मिलने वाला है, ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये उन्होंने भी बोला, मैंने ऑब्वियसली चेक किया है। लास्ट चीज रिपोर्टिंग पार्ट, आइए फॉर्मिंग द ओपिनियन। आखिरी स्टेप रिपोर्टिंग ऑन pro forma financial information. Last step reporting on pro forma financial information. पांच मिनट स्पेंड करेंगे, इधर फॉर्मिंग एन ओपिनियन भी आएगा, ईओएम वाला पार्ट भी आएगा, फिर आपका रिपोर्ट वाला पार्ट आएगा। लेट मी शो यू अ सैंपल रिपोर्ट वंस। एक रिपोर्ट देखते हैं कैसा उसका अप्रोच है। स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर कंटेंट्स पे आएंगे, फिर ओपिनियन को डिस्कस करेंगे, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा। 3420 प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट विद एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। देखो क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स assurance report on compilation of pro forma financial information included in, सेम चीज है आगे बस ऐड कर दिया है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, बाकी नाम है एसएई का, बराबर है। नीचे देखो क्या बोलता है, रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन, वी हैव कंप्लीटेड our assurance engagement to report on compilation of pro forma financial information. The pro forma financial information consists of balance sheet, P&L, cash flow statement. क्या क्या चीज आई है, बैलेंस शीट आ सकता है, P&L आ सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है, एंड रिलेटेड नोट्स। और नोट्स में क्या लिखा होगा, क्राइटेरिया लिखा होगा। देखो, द एप्लीकेबल क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइलेशन किया होगा इज स्पेसिफाइड ईदर सिक्योरिटीज, मतलब सेबी के एलओडीआर के रेस्पेक्टिव पार्ट के अंदर, सेबी के रेगुलेशन में, या डिस्क्राइब किया है नोट नंबर XYZ, जहां बताना पड़ेगा इस नोट में क्राइटेरिया लिखा है जिसके हिसाब से क्या हुआ है, कंपाइलेशन हुआ है। इट साउंड्स लाइक ऑडिट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। याद करो, ओपिनियन देने से पहले हम बोलते हैं हमने ऑडिट किया है, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, विच इंक्लूड्स बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें सर
प्रिपरेशन कैसे हुआ है, एज पर क्राइटेरिया हुआ है। क्राइटेरिया किधर देखने को मिलेगा, या तो रेस्पेक्टिव लॉ का रेफरेंस दिया है, या क्राइटेरिया देखने मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, यहां पर आइडियली वो पूरा रेफरेंस देके बताया है हमने अश्योरेंस किस चीज पे दिया है। नीचे देखो, The proforma financial information has been compiled by responsible party का रेफरेंस किस चीज के लिए कंपाइलेशन किया है, यही इलस्ट्रेट करने का। क्या इलस्ट्रेट, द इंपैक्ट ऑफ अ इवेंट। अगर हम अज्यूम करते ये सेम इवेंट ट्रांजैक्शन पहले होता तो उसका इंपैक्ट अनएडजस्टेड पे क्या आता, ये दिखाने के लिए हमने क्या किया है, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है। देखिए, द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड बाय रेस्पॉन्सिबल पार्टी। रेस्पॉन्सिबल पार्टी क्या चाहता है, इलस्ट्रेट करना चाहता है। क्या इलस्ट्रेट, इंपैक्ट ऑफ अ इवेंट और ट्रांजैक्शन किसके ऊपर, कंपनी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, जो अनएडजस्टेड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे क्या इंपैक्ट आएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, एज इफ ये इवेंट हैड टेकन प्लेस एट अ स्पेसिफाइड डेट। मतलब हम अज्यूम करते ये इवेंट 31 मार्च के पहले होता तो इसका इंपैक्ट मेरे बैलेंस शीट और मेरे पीएनएल पे क्या आता, ये दिखाने के लिए क्या किया गया है, कंपाइलेशन किया गया है। ब्रैकेट्स में रेफरेंसेस दिए हुए हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी ये है जिसने इस इवेंट को कंसीडर किया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पीएनएल पे क्या चेंज आएगा, ये दिखाने के लिए। कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में हम चाहते हैं बताना कंपाइलेशन किया है, ये बताने के लिए ये जो इवेंट है इसका अगर इंपैक्ट हमने अनएडजस्टेड पे कंसीडर किया होता तो नया प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या आएगा, जो हमारा डेफिनेशन है वही बताने का ट्राई कर रहा है। आगे देखिए, एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस information about company's balance sheet, P&L, cash flow statement has been extracted। मतलब ये इंफॉर्मेशन कहां से निकाला है, कहां से, कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, विच आर ऑलरेडी ऑडिटेड और रिव्यूड। और अगर ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ तो बोलना पड़ेगा नो ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश। बताना पड़ेगा कि भाई वो अनएडजस्टेड नंबर कहां से आया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया है, रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका रेफरेंस। अगर वो ऑडिटेड नहीं है फिर भी मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया तो बोलना पड़ेगा जो अनएडजस्टेड नंबर है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट और रिव्यू। क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा अनएडजस्टेड नंबर किधर से आया है। आगे देखिए, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी is responsible for compiling pro forma financial information on the basis of applicable criteria. So this responsibility includes designing, implementing and also maintaining good internal controls, जो नॉर्मली प्री कंडीशन में आता है ताकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सके, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सके। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहा है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ensuring that company complies with all applicable laws and regulations which are required for compilation। सेबी के लॉज का रेफरेंस देगा कि भाई ये कंपनी के मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर कंपाइलेशन, to ensure compliance with laws and regulation, and most importantly हमने ध्यान रखा है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके लिए अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स को भी डिजाइन किया हुआ है। नॉर्मल आपके मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिखी हुई है। अब आइए प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन about whether pro forma financial information has been complied in all material respects on the basis of applicable criteria। यही चीज हमने ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस की थी, यही चीज हमने स्टार्टिंग में SAE 3420 क्या बोलता है कि भाई ऐसा बराबर है कि नहीं, ये इंश्योर मैनेजमेंट ने करना है, चेक करके रिपोर्ट किसने करना है, अश्योरेंस एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर ने करना है। हमने कंडक्ट किया है हमारा एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद SAE 3420। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स दैट स्टैंडर्ड वी कंप्लाई विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हम हमारा काम बराबर से प्लान करें, बराबर से प्रोसीजर लगाएं, ये देखने के लिए कि वेदर कंपाइलेशन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स हैज टेकन प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। मतलब सर हमने एंगेजमेंट एज पर 3420 करना चाहिए, वी शुड कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, बराबर से हमने काम प्लान करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए और बाद में क्या देना चाहिए, ओपिनियन देना चाहिए। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंगेजमेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आएगा रिपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। We are not responsible for updating or reissuing any reports or opinion on any
मतलब कंपाइलेशन के दौरान पुराना नंबर्स यूज किया है, एक इवेंट का इफेक्ट कंसीडर किया है, नया रिपोर्ट बनाया है। मैं अगर उस साल का ऑडिटर नहीं था, मैंने सिर्फ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट दिया है, हिस्टोरिकल पे नया रिपोर्ट देने का वो काम मेरा नहीं है। मैंने उसका ऑडिट रिव्यू नहीं किया है। वो ऑडिट रिव्यू अगर मैंने किया होता तो अलग रिपोर्ट दिया होता, किसी और ने किया तो भी उसने अलग रिपोर्ट दिया है। बेसिकली इट इज नॉट द नॉर्मल ऑडिट, इट इज नॉट द नॉर्मल रिव्यू, इट इज ओनली अश्योरेंस ऑन प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसा मत अज्यूम करना इसके बाद मैं पुराने वाले हिस्टोरिकल नंबर्स को फिर से चेक करके रिपोर्ट दूंगा, उस पर मैं ऑडिट करके अपना ओपिनियन दूंगा। ये सब काम मेरा नहीं है। वापस से पढ़ना, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंगेजमेंट वी आर not responsible for updating or reissuing any reports or opinion on any historical numbers जो इसमें यूज किए हैं, nor have we performed actually an audit or review जो इसमें यूज किया है। मतलब हमने वो नंबर्स एज इट इज यूज किया है, हमने उसका ऑडिट नहीं किया है। हमने ऑडिट क्या किया है? एडजस्टमेंट का। हमने किसका ऑडिट किया है? एडजस्टमेंट का। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल वाला ऑलरेडी ऑडिटेड था तो मैं अज्यूम करके आया वो नंबर बराबर है, इसमें एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आया तो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। मैंने वो हिस्टोरिकल वालों को ढंग से ऑडिट नहीं किया है। इस एंगेजमेंट में मेरे से एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि उसको मैं ऑडिट करूं। इस एंगेजमेंट में एक्सपेक्टेशन है कि भाई एडजस्टमेंट्स बराबर से कंसीडर किए हैं क्या। प्रोफॉर्मा बनाते वक्त हिस्टोरिकल एज इट इज उठाने का है, एडजस्टमेंट करना है और प्रोफॉर्मा देखने का है। मैंने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इधर ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। देखना, द पर्पस ऑफ प्रोफॉर्मा इज इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस प्योरली, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, टू सोलली इलस्ट्रेट क्या इंपैक्ट आएगा एक इवेंट ट्रांजैक्शन का अगर इसको हमने एडजस्ट कर लिया होता, अज्यूमिंग ये ट्रांजैक्शन पहले ऐसा हुआ है। मतलब हम कोई भी अश्योरेंस नहीं देते हैं कि एक्चुअल आउटकम का यही इंपैक्ट आएगा। हम अज्यूम कर रहे हैं, इलस्ट्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ये जो इवेंट है इसको मैं अज्यूम करूं कि ये पहले होता है तो शायद हमने ऐसा सोचना चाहिए था। एक्चुअल आउटकम अगले साल के क्लोजिंग का, ये सब चीजों पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। मेरा काम है सिर्फ एडजस्टमेंट बराबर सोचा है क्या, वो क्राइटेरिया से कंप्लाई किया है क्या, इतना चेक करना। अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट whether pro forma financial statements has been complied in all material respects as per the criteria. And sir, ultimately आपने ओवरऑल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया है वो रीजनेबल लगता है ये बोलने के लिए, मतलब मैंने इतना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है कि मैं ये ओपिनियन देने जा रहा हूं। क्या ओपिनियन देने जा रहा हूं? दैट सर, रिलेटेड pro forma adjustments are giving appropriate effect to the criteria. या sir, they represents proper application of these adjustments. मतलब जो adjustments है उस पे ही ओपिनियन है, वो बराबर है कि नहीं ये चीज मैं बोल सकता हूं on the basis of sufficient and appropriate audit evidences obtained by me. ऑब्वियसली जो भी प्रोसीजर लगाए हैं वो प्योरली मेरे अंडरस्टैंडिंग पे, मेरे जजमेंट पे डिपेंडेंट है। कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर मुझे ऐसे ही में लिख के नहीं दिया है। एंड सर, वी बिलीव हमने जो एविडेंस ऑब्टेन किया है वो क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। सो इन आवर ओपिनियन वी बिलीव दे आर प्रॉपर्ली कंप्लाइड एज पर द क्राइटेरिया। लास्ट में रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल का रेफरेंस इफ रिक्वायर्ड एंड द एंड ऑफ रिपोर्ट। आओ पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेट्स गो टू द एलिमेंट्स। सबसे पहले टाइटल, मार्क दिस लाइन, इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट, आप प्रैक्टिशनर्स अश्योरेंस रिपोर्ट वर्ड यूज कीजिए, या हम नॉर्मली जिसे बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स अश्योरेंस रिपोर्ट। किसके ऊपर? स्टैंडर्ड का नाम लिख देने का। नेक्स्ट, किसके लिए रिपोर्ट बनाया गया है? एंड इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। पहला पैराग्राफ जो आएगा उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमने प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक किया है। प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? बैलेंस शीट आ सकता है, पीएनएल भी साथ में आ सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस। तो नंबर 1, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या वो बताएंगे। किस सोर्स से हमने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है, क्या वो ऑडिट और रिव्यू हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताएंगे।
कौन सा पीरियड कवर किया गया है वो बताएंगे, एंड जो हमारा एप्लीकेबल क्राइटेरिया है उसका नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देंगे। जैसे हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होता है, वैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ऑडिट रिपोर्ट में, बोलते हैं हमने ऑडिट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कौन सा पीरियड कवर किया है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। यहां बोलेंगे हमने अश्योरेंस देने के लिए एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बनाया कैसे है, एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस है उसके अंदर। एंड सर ये जो अनएडजस्टेड नंबर्स हैं उनका सोर्स क्या था, क्या वो ऑडिटेड रिव्यूड है या नहीं, ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अ स्टेटमेंट दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है टू कंपाइल द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज योर मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आएगा योर प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली हमारा काम है ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि हमारे हिसाब से ओवरऑल प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स एज पर द क्राइटेरिया। एक देखो एक लाइन बताया था, हमारा काम नहीं है ना तो नया इशू करना रिपोर्ट, ना ही अपडेट करना एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स। भाई सिंपल है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज इट इज उठाए हैं, हमने उनका ऑडिट नहीं किया है, हमने उनका रिव्यू नहीं किया है, हम उन पे सेपरेट ऑडिट या रिव्यू का रिपोर्ट नहीं देने वाले हैं। इट इज नॉट आवर जॉब टू री इशू अ न्यू रिपोर्ट, इसके बाद में बदल गया नहीं, हमारा काम था प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिपोर्ट देना। वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ढंग से पढ़िएगा, स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ा है आपको। हमारा काम नहीं है फॉर अपडेटिंग एंड रीइश्यूइंग एनी रिपोर्ट्स ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपाइलेशन में यूज किया है, क्योंकि हमने देखो इन द कोर्स ऑफ दिस एंगेजमेंट हमने ऑडिट या रिव्यू नहीं किया है, नॉर द प्रैक्टिशनर इन द कोर्स हैज परफॉर्म्ड एन ऑडिट और रिव्यू, ये हमने किया ही नहीं है, ये चीज हमारे स्कोप के अंदर कवर्ड ही नहीं था। Next, the purpose of pro forma financial information is solely illustrate करना अगर अनएडजस्टेड नंबर्स में ये इवेंट का इफेक्ट कंसिडर होता तो उनका नया सिचुएशन क्या होता। प्रोस्पेक्टस में ये सिचुएशन दिखाने के लिए क्या बनाया गया है, pro forma financial statement बनाया गया है, उसका पर्पस क्या है वो बता दिया हमने एज इट इज। फिर सर पॉइंट नंबर 6 आपको ऑलरेडी मालूम है, ये स्टैंडर्ड है, हर रिपोर्ट में आता है, आपको समझ गया होगा। उस स्टैंडर्ड का रेफरेंस हमने काम किया है एज पर 3420, कंप्लाइड विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वी हैव प्लान्ड आवर वर्क प्रॉपर्ली, परफॉर्म्ड आवर प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली। ये स्टैंडर्ड है, पैराग्राफ हर जगह एज इट इज आता है, लॉजिकल है। नेक्स्ट देखो, अ स्टेटमेंट कि सर हमने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन किया है, ये बोलने के लिए देखो 2 पॉइंट्स, the related pro forma adjustment gives appropriate effect to the criteria and इसका proper application भी किया गया है in the unadjusted। मतलब सर we have obtained sufficient and appropriate audit evidence to conclude जो adjustments हैं उनका pro forma financial statements में बराबर से इफेक्ट कंसिडर किया गया है to prepare pro forma financial statement। मतलब सर we have obtained reasonable assurance from responsible party by obtaining evidences, और क्या बोल रहे हैं, that related adjustments are giving appropriate effect to the criteria and इनका प्रॉपर एप्लीकेशन हुआ है। मतलब बेसिकली क्या बना है, प्रॉपर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन हुआ है, क्योंकि प्रिपरेशन के अंदर हिस्टोरिकल नंबर तो एज इट इज आया, एग्जीक्यूशन वाला मेन काम क्या था, एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग हमने क्या ऑब्टेन किया है, सफिशिएंट, मतलब क्लियर है, सिंपल, हिस्टोरिकल नंबर एज इट इज आया है, वो ऑडिटेड रिव्यूड है, देखा है, मैंने उसको ऑडिट नहीं किया है। एडजस्टमेंट्स ये मैंने चेक किया है, इसके रिगार्डिंग मैंने क्या ऑब्टेन किया है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किया है। तो यही बोलूंगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके बाद मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं जो एडजस्टमेंट जैसे होने चाहिए थे एज पर क्राइटेरिया वैसे ही है, एंड उस क्राइटेरिया के एडजस्टमेंट होने के बाद में जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये मिसलीडिंग नहीं है किसी तरीके से, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मतलब एक्चुअली में पूरा एंगेजमेंट is for pro forma adjustments।
जिसकी वजह से नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम्स योर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स के लिए मैंने क्या ऑब्टेन किया है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है। वो मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैंने रीजनेबल अश्योरेंस, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है ये, जहां पे मैं रिपोर्ट करता हूं वेदर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंप्लाइड एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, जो रीजनेबल बेसिस देगा कि जो इवेंट और ट्रांजैक्शन आपने कंसिडर किया है ना, क्या वो बराबर है कि नहीं है। तो सर ये होना चाहिए था, मैंने रिस्पॉन्सिबल पार्टी से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है टू कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर रहा हूं, दैट जो एडजस्टमेंट्स हैं वो वही इफेक्ट दे रहे हैं जो देने चाहिए उस क्राइटेरिया में, एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बना है इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दोज एडजस्टमेंट्स। मतलब जो एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट आना चाहिए था वैसा ही आया है। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट के बाद जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो एक्सेप्टेबल है, ये कंक्लूड करने के लिए मैंने ऑब्टेन किया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लास्ट में पॉइंट नंबर 8, अनलेस अदरवाइज लॉज एंड रेगुलेशन, मेरे ओपिनियन में बोलना पड़ेगा financial information has been compiled in all material respects or has been compiled on the basis stated। मतलब या तो लॉयर रेगुलेशन का रेफरेंस देना पड़ेगा या नोट्स टू अकाउंट्स में जो बेसिस है उसके हिसाब से कंपाइलेशन हुआ है, ये मेरे ओपिनियन में एक लाइन आएगा। बाकी डेट प्लेस सिग्नेचर नोटबुक। लास्ट आपका आखिरी पॉइंट है ऑडिट रिपोर्टिंग पार्ट। अंडर ऑडिट रिपोर्टिंग पॉइंट नंबर ए, elements of assurance report, elements of assurance report। Number 1 title, next addressee, next introductory paragraph, उसमें डैश करके लिखो आइडेंटिफाई प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉमा, मेंशन द पीरियड कवर्ड और द डेट, mention the period covered or the date, comma, reference to applicable criteria, reference to applicable criteria used for compilation, reference to applicable criteria used for compilation। इसमें एप्लीकेबल एफआरएफ की जगह क्राइटेरिया का रेफरेंस आएगा। बाकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के जैसे एज इट इज है, नो डिफरेंस। अगला पॉइंट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म हो गया। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट अबाउट responsibility of responsible party, a statement about responsibility of responsible party। ऑब्वियसली उनका काम है कंपाइलेशन करना, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखते हैं वैसा ही है। अगला पॉइंट, प्रैक्टिशनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, डैश करके लिखो, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कॉमा, नॉट रेस्पॉन्सिबल for updating or reissuing, not responsible for updating or reissuing any reports or opinions
on historical financial information. Historical financial information. Therefore, continue करना, therefore it is clearly stated that practitioner has not audited or reviewed historical financial information used for compilation. Historical financial information used for compilation. इतना पहले समझ में आया क्या? स्टेप बाय स्टेप देख लो. टाइटल एड्रेसी मेनली हमने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हमने किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अश्योरेंस दिया है, उसका एप्लीकेबल क्राइटेरिया का रेफरेंस क्या दिया है, फिर सर मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंपाइल द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या. यहां तक का स्टेप बाय स्टेप देख लो. लास्ट जो चीज लिखा है ना कि हमने न तो कोई नया रिपोर्ट री इशू करके देना है, ना रिपोर्ट अपडेट करना है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल का ना तो ऑडिट किया ना रिव्यू किया है इस एंगेजमेंट में. हाँ, पहले किया होगा तो सेपरेट रिपोर्ट है, इस एंगेजमेंट में नहीं किया, ऐसा लिखना पड़ेगा. एक बार इतने पॉइंट पढ़ो फिर आगे जा रहे हैं. कितने पॉइंट हो गए एलिमेंट्स में? 5. नंबर 6, a statement that engagement was performed in accordance with SAE 3420. Next, a statement that practitioner has performed appropriate procedures. A statement that practitioner has performed appropriate procedures to obtain reasonable assurance. Appropriate procedures to obtain reasonable assurance that the pro forma adjustments gives appropriate effect to the relevant criteria and the final pro forma financial information reflects proper application of these pro forma adjustments to unadjusted financial information.
बेसिकली हमने हमारे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर लगाना चाहिए जिससे कि मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस मिले जो तुम्हारे प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स हैं वो ढंग से एडजस्ट होने के बाद में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है क्या, एंड जो तुम्हारा क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया लॉ के हिसाब से आया होगा या तुमने क्राइटेरिया डिटरमाइन किया होगा, वो भी बराबर से कंसीडर तरीके से अप्लाई हुआ है कि नहीं। मतलब बॉटम लाइन एप्लीकेशन ऑफ एडजस्टमेंट बराबर है कि नहीं है, इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर लगा के मैंने क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, आपने बोला आपने एक कंपनी को अक्वायर किया है जिसके परचेस कंसिडरेशन का 80% पेमेंट कहां से आया है, नए लोन से आया है। तो ये 80% कैलकुलेट करने के बाद नया बोरोइंग का अमाउंट एग्जिस्टिंग बोरोइंग में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये ऐड किया है तो सर उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट आपने पीरियड एंडिंग डेट को कंसिडर किया है कि नहीं किया है। फिर आपने बोला है बचा 20% खुद के पॉकेट से पे किया है, तो बचा 20% खुद के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से कम होना चाहिए। मतलब जो क्राइटेरिया लिख रहे हो एक्चुअली एडजस्टमेंट उस क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन क्राइटेरिया में लिखा है पैसा बोरो किया है पर एडजस्टमेंट के अंदर बोरोइंग आया ही नहीं है नया, कहना इसे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा। क्राइटेरिया बोल कुछ और रहा है, एक्चुअल एडजस्टमेंट शुड बी इन लाइन विद द क्राइटेरिया। इसके लिए मेरे को पूरे एसएई 3420 में एडजस्टमेंट्स को देखना है, वो इवेंट का इंपैक्ट क्या है वो देखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ओरिजिनल वाला है वो नंबर तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी है, उसको चेक नहीं करना है, वो ऑलरेडी ऑडिटेड रहेगा। पूरा एफर्ट किस पे आएगा, एडजस्टमेंट्स के ऊपर आने वाला है। कितने पॉइंट हो गए आपके एलिमेंट्स में? नंबर 8, in the opinion paragraph practitioner may use any of the following phrases. In the opinion paragraph, practitioner may use any of the following phrases. सब खत्म करने के बाद ओपिनियन देने का है, दोनों में से कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हो। नंबर 1, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड, has been compiled on the basis of applicable criteria, on the basis of applicable criteria। ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यही एसएई में रिकमेंडेड भी है। दूसरा लैंग्वेज या आप बोल सकते हो और प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन has been properly compiled, on the basis stated। देखो दो सिचुएशन है, या तो क्राइटेरिया एज पर लॉ है तो कहना इसे एप्लीकेबल क्राइटेरिया ऐसा है वैसा बनाया है, या बोलूंगा क्राइटेरिया लॉ में नहीं है, हमने स्टेट किया एज अ मैनेजमेंट, हमारे हिसाब से ये क्राइटेरिया यूज करके परफॉर्मा बनाएंगे। तो हमारा क्राइटेरिया कहां लिखा हुआ रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ रहेगा। तो वो जो बेसिस है उसके हिसाब से कंपाइलेशन हुआ है। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो, वन इज लाइक अ फेयर प्रेजेंटेशन, अनदर वन इज लाइक कंप्लायंस लैंग्वेज है। दोनों में से कुछ भी आप अपने ओपिनियन में लिख सकते। दो एग्जांपल्स है बेसिकली। बॉटम लाइन, एक में जब लॉ में रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, ये दूसरा वाला हमने जो बेसिस स्टेट किया है उसके हिसाब से कंपाइलेशन हुआ है। आखिरी दो एलिमेंट्स, प्लेस डेट सिग्नेचर। दिस इज योर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी इंश्योर्ड। ओके, ओवर। कैन देयर बी ए ईओएम पैराग्राफ? ऑब्वियसली नॉर्मल ऑडिट जैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन देयर बी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ? यस इट्स पॉसिबल। कैन देयर बी मॉडिफाइड ओपिनियन? यस इट्स पॉसिबल। बस एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में
अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, ये आना है प्रोस्पेक्टस में। अब प्रोस्पेक्टस में जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन इंक्लूड कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली वो नंबर्स के अंदर या तो आप बोलते हो कंफर्म प्रॉब्लम है, या आप बोलते हो यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि एक्सट्रीम केसेस होते हैं। जनरली कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट आपको रिस्पॉन्सिबल पार्टी से पूछना पड़ेगा कि भाई तुम इसको इंक्लूड ही क्यों कर रहे हो, मतलब इफ इट इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड दैट मींस आप एडजस्टमेंट का बराबर इंपैक्ट नहीं कंसीडर कर रहे हो। देखो, मॉडिफिकेशन कब आता है, जब आपको लगता है गलती है या आपको लगता है एविडेंस नहीं मिल रहा है। एविडेंस नहीं मिल रहा है मतलब वो एडजस्टमेंट के बारे में एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप प्रोफॉर्मा बना ही क्यों रहे हो। If you don't have required information, you should not prepare pro forma at all. And if you're preparing pro forma, you should give me required information. And दूसरा रिस्क क्या है, आपने जो क्राइटेरिया बोला खुद अप्लाई करते वक्त ही आप एप्लीकेबल एफआर फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कैन आई से इट इज अ अकाउंटिंग मिस्टेक। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में प्रोस्पेक्टस में मॉडिफाइड इंक्लूड करना इज रेजिंग अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि सर इस कंपनी के नंबर्स पे रिलाई करना है कि नहीं करना है। सो अर्लियर सेबी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, पहले बोलता था ये सिचुएशंस अलाउड ही नहीं है, अगर ऐसा करोगे यूजर्स के लिए मिसलीडिंग सिचुएशन हो सकती है आइडियली। अब ऐसा बोलता है अगर आपको लगता है मॉडिफाइड अप्रोप्रिएट है, इसमें एक आध मिस्टेक है, क्वालिफाइड जैसे लिखना है, आप चाहो इंक्लूड कर सकते हो, सिचुएशन ओपन कर दिया गया है। बट जनरली ऐसा बोलते हैं क्लीन अनमॉडिफाइड इज द कॉमन क्राइटेरिया, क्योंकि गलती यहां पर होने के चांसेस कम है। हिस्टोरिकल नंबर एज इट इज है, इट इज ओनली 1 or 2 एडजस्टमेंट्स जो ही चेक करना है, उसमें भी गलती मिल जाना इज ए वेरी बिग रिस्क आइडियली। तो मॉडिफाइड आ सकता है, मना नहीं कर रहा है, बट ऑब्वियसली स्टैंडर्ड लिखते वक्त ओपन एंडेड छोड़ दिया। क्या बोल दिया, अगर लॉ ने आपको मना ही कर दिया कि मॉडिफाइड है तो इंक्लूड ही मत करो, तो हम कुछ नहीं बोल सकते इंक्लूड मत करो। लॉ अलाउ करता है कि मॉडिफाइड इंक्लूड कर सकते हो, तो मॉडिफाइड इंक्लूड करना। बेसिकली you have to respect in this case what your regulator or law says. Modified is allowed, it's like normal 705. If I believe galti hai, I can give a modified opinion. If I believe I'm not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, I can give a modified. Mana nahi kar raha hai, but you need to be careful, you need to understand what your law or regulator allows or doesn't allow in this case, accordingly make a decision. Aiye, let's come to the opinion part, the last for 2 minutes. 11.21 unmodified. Read the first line. Practitioner shall express unmodified. जब वो conclude करता है जो हमने सोचा था वैसा ही है, मतलब pro forma financial information has been compiled in all material respects by a responsible party, जैसा हमने क्राइटेरिया में डिसाइड किया था वैसा कंपाइलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन आई गिव अ अनमॉडिफाइड? यस। नीचे मॉडिफाइड वेयर लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड्स, मतलब डज नॉट अलाउ। अगर प्रिक्लूड करता है मतलब वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टू पब्लिश इन अ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन्स अ मॉडिफाइड ओपिनियन, तो सर प्रैक्टिशनर ने कंक्लूड करना चाहिए दैट मॉडिफाइड इज नेवरदलेस अप्रोप्रिएट, बट इसने ये डिस्कस करके डिसाइड करना चाहिए इस केस में क्या करना है, क्योंकि मेरे को लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रहा है। रादर आई विल ट्राई टू कन्विंस देम कि आप यहाँ पे गलती ठीक ही कर लीजिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ही फायदा होने वाला है, अदरवाइज ये रिपोर्ट को इंक्लूड करना मुश्किल होने वाला है, बिकॉज मैं क्लीन रिपोर्ट दे नहीं सकता हूं। मॉडिफाइड अगर आपका रेगुलेटर अलाउ नहीं करेगा तो इस केस में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको डिस्कस करके ठीक करवाने ही पड़ेंगे, गलतियों को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करवाना पड़ेगा। यहां पर आप सोचिए ना, गिने चुने एडजस्टमेंट्स करने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स है तो नॉर्मली आपने मॉडिफिकेशन देने से पहले पूरा ट्राई करना चाहिए इनको ठीक कर दिया जाए। इफ योर रेगुलेटर और लॉ डज नॉट अलाउ यू टू इंक्लूड अ मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन, लास्ट में स्टैंडर्ड में ये भी बोला है अगर आपको लॉ या रेगुलेशन मे नॉट इंक्लूड, मतलब वो अलाउ करता है दैट आप पब्लिश कर सकते हो इन योर प्रोस्पेक्टस अ मॉडिफाइड ओपिनियन, तो सर प्रैक्टिशनर डिटरमाइन करेगा कि मॉडिफाइड देने का जरूरत है क्या। बट रिमेंबर हमेशा उसने अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के हिसाब से, मतलब एज पर एसे 705 कंसीडर करना है मॉडिफाइड की जरूरत है कि नहीं है। मॉडिफाइड कहां से वर्ड आया है? 705 से आया है, तो सिंपल है, मॉडिफाइड का पूरा लॉजिक कहां से आएगा? 705 से आएगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, क्या लॉ या रेगुलेटर अलाउ करता है कि नहीं करता है। अलाउ ही नहीं करता है तो मैंने मॉडिफाइड से पहले पूरा इंश्योर करना है वो ठीक कर दे ताकि क्लीन दे पाए। अगर वो अलाउ करता है, मैनेजमेंट बात मानने को तैयार नहीं है,
तो आई कैन गिव अ मॉडिफाइड, मतलब अलाउ करता है मॉडिफाइड इनडायरेक्टली 705 से कौन से बोरो करना, बट गो एज पर लॉ और रेगुलेटर, बिकॉज रिमेंबर स्टैंडर्ड कैन नेवर ओवरराइड द लॉ, हमेशा स्टैंडर्ड रेकमेंडेड हो जाएगा इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ जो बोलेगा वो आपके लिए फाइनल रहने वाला है। इस केस में तो रेगुलेटर है तो क्वेश्चन ही बनता है, ऑब्वियसली जो रेगुलेटर बोलेगा वो बात माननी पड़ेगी। नीचे आइए, EOM, पूरा सेम EOM का डेफिनेशन लिख के दिया है कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा मैटर है एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ड्रॉ करें अटेंशन ऑफ माय यूजर्स टू दैट मैटर, कैन आई इंक्लूड दैट मैटर अंडर EOM पैराग्राफ? यस, नॉर्मली ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड होता है एंड नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होता है। कैन आई इंक्लूड दिस इन EOM? एब्सोल्युटली, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दिस। इधर ये कोई ग्रेट नहीं है, इधर अच्छा चीज है ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स, वहां एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा प्लानिंग, परफॉर्मिंग, एक्सेप्टिंग मेरे को कुछ ग्रेट नहीं लगता है। हाँ, स्टेप्स टू प्रिपेयर अ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, 3 स्टेप्स है, MCQ में पूछ सकता है, दैट क्वेश्चन कैन कम, कि आपको पहले अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर जाके बनेगा प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। MCQ में ये पूछ सकता है कंपाइलेशन करने के लिए आपको हायर किया है, ये 3420 में कवर होता है या SRS में कवर होता है? SRS में भी 2 थे, 4400, 4410। 4400 वॉज योर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन के लिए 4410 अलग से बना के दिया था क्या कुछ याद है क्या? थोड़ा बहुत ऐसा कंपाइलेशन उधर ही कवर होगा। और याद करो, उधर बोला भी था कंपाइलेशन आपको हिस्टोरिकल का करना है, अदर देन हिस्टोरिकल का करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना है, नॉन बेसिकली पूरा कंपाइलेशन उधर आएगा। ऑल कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स आर इन 4410। थोड़ा याद है क्या आपको? पक्का? बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। दिस इज योर 3420।